रोशनी में नहाया लखनऊ का लोक भवन। सीएम योगी ने डायनामिक फसाड लाइटिंग का उद्घाटन किया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अटल जयंती पर सीएम ने लोकार्पण किया। लोक भवन पर डायनामिक फसाड साइटिंग का लोकार्पण किया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने डायनामिक फसाड साइटिंग का लोकार्पण किया है। रंगीन रोशनी से लोक भवन नहाया है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, सीधे आपका रुख करेंगे और चाहेंगे सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत लोक भवन नजर आ रहा है और अब आपके पीछे भी वो फ्रेम हमें मिल रहा है। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले मैं आपको लोक भवन की तस्वीर दिखाऊंगा। ये फसाद लाइटिंग है, डायनामिक फसाद लाइटिंग, जो किसी भी स्ट्रक्चर की जो खूबसूरती है वो उभार देती है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो उभार देती है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ इस इमारत में जो भी बनी होगी, चाहे वो कंगूरे हों, सजावट की चीज़ें हों, इस लाइटिंग के माध्यम से वो खास तौर पर नज़र आ रही हैं। ये लाइटिंग सबसे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा भवन में लगाई गई थी। हालांकि दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ पर इस तरह की फसाद लाइटिंग चल रही है और काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका अभी हाल ही में विधानसभा भवन से शुरुआत किया गया और उसके बाद लोक भवन में भी ये फसाद लाइटिंग लगाई गई। सामने के हिस्से में लगी थी, लेकिन पूरा लोक भवन यानी ये जो स्ट्रक्चर है लोक भवन का, पूरी इमारत को कवर करना, आज सीएम ने इसका उद्घाटन किया और एक एक कोना फसाद लाइटिंग से जगमगा रहा है। ये आप सामने देख रही हैं जो विधानसभा भवन का मुख्य गुंबद है, वहाँ पर लाइटिंग किस तरह से इस पूरी खूबसूरती को, जो स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कंगूरे हैं और जो सजावट है उसको किस तरह से उभार रही हैं। अलग अलग लाइटिंग है और ये रोज़ शाम को 7 बजे शुरुआत हो जाती है। लाइटें शाम को 7 बजे चलती हैं, 10 बजे तक ये लाइटें जलती रहती हैं और इस दौरान यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, लखनऊ आते हैं लोग, बाहर से जो लोग आते हैं और शहर के लोग हैं, वो यहाँ पर किस तरह से सेल्फी लेते हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत लोक भवन नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी को मिली चुनावी सफलता के बाद अब अखिलेश यादव ने भी संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है और सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए नया दांव चला है, जिसके तहत अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही सपा की मध्य प्रदेश इकाई ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में खाता खुलने के बाद अखिलेश ने बाकी राज्यों में भी संगठन विस्तार का फैसला लिया है। सपा ने एमपी की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भी सपा ने 1 सीट जीती थी, लेकिन बाद में विधायक ने पाला बदल लिया। हालांकि साल 2003 में सपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2008 में भी सपा को 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई वहां की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान मध्य प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष ने किया है। ऐसे में अखिलेश को उम्मीद है कि अगर एमपी में प्रदर्शन अच्छा रहा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए दावा मजबूत हो जाएगा। हालांकि इसके लिए 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हो, 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें हो, तो जाकर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाए। एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने सबकी टेंशन को बढ़ा दिया है, वहीं एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना को लेकर जैसे ही सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए, तो भाजपा ने उन्हें पुरानी बातों को याद दिलाकर घेराबंदी शुरू कर दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि जिस वैक्सीन को वो भाजपा की वैक्सीन बताते हैं, उसी के दम पर आज पूरा भारत सुरक्षित है। कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, लेकिन अगर वह नहीं लगती तो चीन की तरह भारत की दुर्दशा होती। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के उस बयान पर हमला बोला जब इटावा में अखिलेश ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे और सरकार से सही आंकड़े और तैयारियों पर सवाल किया था। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। अखिलेश के इसी बयान पर भाजपा आग बबूला हो गई है। हालांकि अखिलेश ने चीन से आ रही भयावह तस्वीरों को लेकर भी सरकार पर तंज कसा था। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं। यूपी में आगामी चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। माना जा रहा है कि नए साल पर भाजपा ने संगठन को लेकर बड़ी तैयारी की है और जल्द ही भाजपा संगठन के कई लोगों को बड़ी सौगात मिल सकती है। खबरों की माने तो भाजपा ने यूपी विधान परिषद की खाली हुई 6 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। विधान परिषद में खाली हुई मनोनीत कोटे की 6 सीटों के लिए भाजपा की कोर कमेटी ने 22 नामों पर चर्चा की है।
जिसमें 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष और कई प्रदेश पदाधिकारियों का नाम है। ब्रज क्षेत्र के रजनीकांत माहेश्वरी और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहीं पदाधिकारियों में ब्रज बहादुर प्रकाश पाल और संतोष सिंह के नाम की चर्चा तेज है। इसके अलावा पार्टी की महिला पदाधिकारी प्रियंका रावत का भी नाम MLC के लिए चर्चा में है। इसके साथ ही एक नाम संगठन के बाहर का भी हो सकता है। नए साल पर बीजेपी अपने कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को, कुछ प्रदेश पदाधिकारियों को बड़ी सौगात दे सकती है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 6 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं। हालांकि अब दिल्ली में होने वाली बैठक में नाम फाइनल होंगे। कहीं न कहीं विधान परिषद भेजे जाने वाले चेहरों के पीछे आगामी चुनावों का समीकरण भी साधा जाएगा। सूबे की सियासत में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल क्रिसमस डे से पहले सीएम योगी ने अफसरों को कानून व्यवस्था के लिहाज से सख्त लहजे में कहा था कि कहीं भी धर्मांतरण की घटना सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब सीएम योगी की इस नसीहत के बाद मायावती ने विरोध में जो ट्वीट किया है, उस पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। मायावती ने क्रिसमस डे की बधाई देने के बाद ही धर्म परिवर्तन पर बड़ी बात कह दी। मायावती ने कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित व चिंतनीय है। जबरन हर चीज बुरी होती है और बुरी नीयत से धर्म बदलना या बदलवाना दोनों ही गलत है। अतः इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना व समझना जरूरी है। इसको लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम हानि ज्यादा होगी। मायावती के शब्दबाण सीधे तौर पर भाजपा के लिए चुभने वाले थे, जिस पर आग बबूला हुई भाजपा ने भी बड़ा हमला बोला है। वो किसी दलित या मुस्लिम की हितैषी नहीं, बल्कि वो समाज की दुश्मन साबित हो रही है। अब धर्म परिवर्तन पर शुरू हुई आर पार की जंग में भाजपा ने मायावती से अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। जिस तरह से मायावती जी ने बयान दिया है वो निंदनीय है। मायावती जी को माफी मांगनी चाहिए। यूपी में कड़े कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें सीतापुर जिले की हैं, जहां महिलाओं ने कार सवार लोगों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल सीतापुर में इन दिनों लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। सदरपुर और लहरपुर इलाके में धर्मांतरण का खेल सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। इसी सिलसिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जाकर भगती गांव में चल रही ईसाई धर्म की सभा में छापा मारा और ईसाई धर्म की किताबें समेत कई चीजों को बरामद किया। लेकिन थोड़ी देर बाद सभा में मौजूद महिलाएं आक्रोशित हो गयी, जिसके बाद पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भागकर अपनी जान बचाई। अब पुलिस ने यहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सीतापुर जिले में लंबे वक्त से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले चर्चा के जरिए विदेशी फंड से धर्मांतरण का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। कोरोना को लेकर धामी सरकार भी अलर्ट है। टिहरी में डीएम ऑफिस में बिना मास्क के एंट्री बैन कर दी गई है। सरकार एक्शन में है, लेकिन चीन के हालात, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं अब टिहरी में जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। डीएम ऑफिस में बिना मास्क के एंट्री बंद कर दी गई है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की जा रही है। जो भी हमारे SARI वाले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले प्रकार के मरीज आ रहे हैं, उन सब की कोविड टेस्टिंग का मैंडेट है। इसके अलावा हमने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर जरूरत पड़ जाए तो उसकी भी हमारे पास पूरी व्यापक व्यवस्था पूरी कर दी गई है। 22 दिसंबर को कोरोना के 2 नए केस सामने आए थे। 23 दिसंबर को 3 नए केस थे, तो वहीं 24 दिसंबर को 2 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 14 दिनों में प्रदेश में 29 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राज्य में संक्रमण दर 0.31% है। रोजाना औसतन 2 या 3 केस सामने आ रहे हैं। भले ही अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन फिर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट चीन समेत कई देशों में जो हालात पैदा किए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। लिहाजा मास्क पहने और सुरक्षित रहें। सशस्त्र सीमा बल के श्रीनगर स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर के मुखिया बदल गए हैं। परीक्षित बेहरा ने बतौर DIG का पद ग्रहण कर लिया है। तो SSB CTC के तीसरे DIG हैं। DIG सृष्टि राजगुप्ता का स्थानांतरण होने के बाद कुछ दिनों के लिए ये पद खाली चल रहा था, लेकिन अब इस पद पर परीक्षित बेहरा की नियुक्ति की गई है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले परीक्षित को नक्सल क्षेत्र में महारत हासिल है। परीक्षित बेहरा ने झारखंड में SSB की 35वीं वाहिनी का नेतृत्व करते हुए 25 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। उन्होंने झारखंड के कुख्यात नक्सल कमांडर सहदेव उर्फ ताला का एनकाउंटर किया था। परीक्षित SSB के
1995 बैच के असिस्टेंट कमांडेंट है, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा गढ़वाल के श्रीनगर में भी पूरा किया है। हम पब्लिक के साथ मिलके ही ड्यूटी करते हैं क्योंकि हमारा जो मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी और अदर वो। मई 2017 से श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल का सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहा है। इससे पहले यहाँ सशस्त्र सीमा बल की अकादमी थी। एसएसबी ने नेपाल भारत की 1751 किलोमीटर और भारत भूटान की 699 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला हुआ है। चीन में कहर मचा रही महामारी का असर अब दुनिया में फैलने लगा है। यूपी समेत देश भर में कोरोना की नई लहर ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच यूपी में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। हाल ही में चीन से लौटे आगरा के एक शख्स के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। आगरा में 30 दिन बाद कोरोना का पहला मरीज मिलने से कोविड की नई लहर को लेकर दहशत बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कोविड के 55 नए मरीज मिले। यूपी में रोजाना 2 से 3 नए मरीज मिल रहे। पिछले 14 दिन में 35 नए केस मिले हैं। अब तक प्रदेश में 21,30,000 मरीज। यूपी में कोविड से अब तक 23,633 मौतें। आने वाले कुछ हफ्ते त्योहारों के हैं और चुनाव के भी हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या करीब 3,500 पहुंच चुकी है। ऐसे में यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। औरैया में भी कोविड के खतरे को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। हम लोग अभी से सतर्क हैं। हर अस्पताल में फीवर हेल्प डेस्क बनवा दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी जारी कर 27 दिसंबर तक तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। बेशक काशी विश्वनाथ धाम में वीआईपी कल्चर खत्म होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में तो व्यवस्था मजाक बन गई है। लापरवाही का आलम यह है कि ना तो वाराणसी के हाई सिक्योरिटी जोन में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, न ही सुरक्षा के मद्देनजर किसी प्रोटोकॉल का। यहाँ तक कि यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरी कतार में आपको कोई भी मास्क का प्रयोग करते नहीं दिखेगा। यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन किस कदर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। दरअसल बाबा विश्वनाथ धाम में गेट नंबर 4 से ही भीड़ एंट्री करती है और यहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की जगह वीआईपी गाड़ियाँ लगवाने में व्यस्त रहते हैं। हाँ, प्रशासनिक गाड़ियाँ केवल आती हुई खड़ी होती है। आम लोगों के लिए पार्किंग आगे बनी हुई है। जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हटा सब लगे हैं, पुलिस सारी जाम लगा। ये प्रशासनिक गाड़ी है। जरा विशेष तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। न तो इन साहब ने मास्क लगा रखा है और न ही कोविड की फिक्र है। ये साहब तो सिर्फ अधिकारियों की जी हुजूरी में व्यस्त नजर आते हैं। इन पुलिस कर्मियों के रवैये से जनता भी सवाल खड़े करती है। डर है कि कोई मास्क नहीं लगाया, गाइडलाइन का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि कोविड को लेकर जहां लखनऊ से दिल्ली तक सरकार एक्शन में है, लेकिन लापरवाही का ये मंजर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। सिक्किम हादसे में शहीद यूपी के वीर जवानों को नमाज़ों के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरनगर के शहीद जवान लोकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही यूसुफपुर गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ वीर जवानों को विदाई दी गई। शहीद के परिवार ने नमाज़ों से विदाई दी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मीरापुर से विधायक चंदन चौहान भी शहीद के अंतिम यात्रा में पहुंचे। दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें एटा की हैं। शहीद लांस नायक भूपेंद्र सिंह राठौर का पार्थिव शरीर ताजपुर गाँव पहुँचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री जयवीर सिंह भी यहां पहुंचे और शहीद के परिवार से शोक संवेदना व्यक्त की। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नमाज़ों के साथ शहीद जवान को विदाई दी गई। ये पार्थिव देह उन्नाव के लाल नायक श्याम सिंह का है। ये भी सिक्किम में उसी ट्रक में मौजूद थे जिसमें एटा के भूपेंद्र सिंह राठौर, मुजफ्फरनगर के लोकेश थे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा तो भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के अधिकारी गांव पहुंचे तो आंख में आंसू थे और जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों का उद्घोष था। गांव के बाहर शहीद जवान का नमाज़ों से अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के रहने वाले जवान चरण सिंह भी सेना के ट्रक में ही सवार थे। चरण सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 96वें एपिसोड में साल भर की उपलब्धियों को बताया, साथ ही कोरोना से सतर्क रहने की अपील भी की। कोरोना की चीन से हर दिन परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है और मास्क और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखने के लिए कहा है। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए
हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल का आखिरी संबोधन दिया। मन की बात में G20 की अध्यक्षता के संबंध में भी बात की। उन्होंने इस मौके को भारत के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने साल 2022 में कई उपलब्धियों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2022 खास इसलिए भी रहा क्योंकि इस साल भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-S के लॉन्च की सराहना की थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक भी सामने आया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मैं अटल हूँ। फिल्म पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 27 छोटे बड़े दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। एक तरफ तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ऐसा ट्वीट किया कि संग्राम छिड़ने वाला है। कांग्रेस नेता गौरव पांधी का ये ट्वीट विवादित है, जो कांग्रेस के चरित्र को दर्शा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 98वां जन्मदिन है, लेकिन गौरव पांधी ने जो ट्वीट किया है वो बड़ा विवाद खड़ा करने वाला है। 1942 में आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बायकॉट किया था और ब्रिटिश हुकूमत के लिए आंदोलन के खिलाफ जासूसी की थी। यही नहीं, पांधी ने नेली नरसंहार और बाबरी विध्वंस में भी वाजपेयी की अहम भूमिका बताई है। इसके बाद गौरव पांधी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, यही वजह है कि भाजपा नेता गांधी, पटेल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को पसंद करते हैं, न कि सावरकर, वाजपेयी और गोलवलकर को, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। गौरव पांधी के ये दो विवादित ट्वीट कांग्रेस के चरित्र पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं त्रिपुरा कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से शातिर वाहन चोर का सरगना गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त की है फर्जी नंबर की कार। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से शातिर वाहन चोर गिरोह का सरगना भी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक फर्जी नंबर की कार भी बरामद की है। आरोपी के पास से अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ अभी जारी है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच मथुरा से खबर, जहां देवकीनंदन महाराज को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मुस्लिम देश सऊदी अरब से फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देवकीनंदन महाराज के निजी फोन पर यह धमकी भरा कॉल आया है और इससे पहले भी इसी तरीके की धमकी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लिया है। नवी मुंबई थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देवकीनंदन महाराज का कथा पंडाल पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। बड़ी खबर मथुरा से, जहां देवकीनंदन महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और इस बार जो फोन आया है उसमें ये सामने आया है कि मुस्लिम देश सऊदी अरब से ये फोन किया गया, जिसमें कि बम से उड़ाने की धमकी देवकीनंदन महाराज को मिली है। निजी फोन पर यह धमकी भरा फोन आया है। अब इस तमाम पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का फोन देवकीनंदन महाराज को पहुंचा है। इससे पहले भी इस तरीके का फोन कॉल जा चुका है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। नवी मुंबई थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।